क्लास 9th हमारा टॉपिक सब पार्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एज चैलेंज। एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ शिवरामन। शिवरामन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। यानी शिवरामन जो थे वो एक छोटे से गांव करूर में रहते थे, जो एक कस्बा था तमिलनाडु राज्य में। करूर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। करूर जो कस्बा था वो बहुत ही फेमस था अपने हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। वहाँ पर हाथ से भी कपड़ा बुना जाता था और मशीनों के द्वारा भी तैयार किया जाता था। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। इस गांव में या इस कस्बे में 100 परिवार रहा करते थे। शिवरामन एंड कोबलर, शिवरामन जो थे जाति से एक मोची थे। बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। यानी कि जाति के अनुसार अगर हम देखें तो वे खेतों में काम करने वाले एक मजदूर थे और मजदूर के तौर पर काम करते थे फॉर ₹160 पर डे। और इस काम के लिए उन्हें 160 रुपये प्रतिदिन मिलता था। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन ए ईयर। लेकिन ये काम उन्हें वर्ष के 5 से 6 महीने ही मिलता था। एट अदर टाइम्स, अन्य समय में नहीं। ही डज ऑड जॉब्स एट अदर टाइम्स, ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। वो अपने ही कस्बे में अलग अलग काम किया करते थे या और जॉब्स किया करते थे। छोटे मोटे जो काम होते थे उन्हें करते थे। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम। उनकी पत्नी जो थी शशिकला वो भी उनके साथ काम किया करती थी। बट सी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज। लेकिन जो उनकी पत्नी थी उन्हें दुर्लभ ही काम इन दिनों मिल पाता था। एंड इवन इफ शी डज, लेकिन फिर भी वो करती थी। शी इज पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरामन डज। यानी शिवरामन के बराबर काम करने पर भी उन्हें 100 रुपये प्रतिदिन मिलता था। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। उनके परिवार में 8 सदस्य थे। शिवरामन्स 65-year old widowed मदर इज इल। शिवरामन की 65 वर्षीय विधवा माँ जो कि बीमार थी एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली चोर्स। वो क्या करती थी कि अपने परिवार में छोटे मोटे काम जो है घर में रहकर उनकी सहायता कर देती थी सदस्यों की। ही हैज़ अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर। उनकी एक अविवाहित 25 वर्ष की बहन भी थी एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 year to 16 years। और 1 से 16 वर्ष की उम्र के 4 बच्चे थे उनके। 3 of them are girls। उनमें से 3 लड़कियां थी। द यंगेस्ट इज अ सन। सबसे छोटा जो था वो एक बेटा था। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। कोई भी बेटी उनकी स्कूल नहीं जा पाई थी रिसोर्सेज की कमी के कारण, गरीबी के कारण। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज ए लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। यानी कि शिवरामन जो थे वो अपनी बेटियों का स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए जो ज़रूरी किताबें वगैरह जो सामान चाहिए वो उनके लिए उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर था, उनकी सामर्थ्य से बाहर था। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटियों की शिक्षा पर खर्च करूं, उससे कहीं बेहतर होगा कि मैं उनकी शादी कर दूं और जो रिसोर्सेज हों उनको उनकी शादियों पर खर्च करूं। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। यानी गरीबी के कारण उनकी जो माँ थी उनका उनके जीवन पर से जो रुचि थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड इज जस्ट वेटिंग टू गो, जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। और वो ये इंतज़ार कर रही थी कि किसी दिन मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो जाए। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। उनकी जो अविवाहित बहन थी वो और उनकी बड़ी बेटी घरेलू काम किया करती थी और घर में देख रेख किया करती थी घर की। शिवरामन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल। शिवरामन ने योजना बनाई कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे। व्हेन ही कम्स ऑफ एज, जब वो स्कूल जाने की उम्र उसकी हो जाएगी। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। लेकिन वो अपनी अविवाहित बहन को काम करने के लिए अपनी वाइफ शशिकला के साथ सामाजिक सुरक्षा के कारण, यानी सामाजिक सुरक्षा की भावना से या महिला सुरक्षा की भावना से उन्हें जाने नहीं देते थे। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन। इसलिए शशिकला को वो बोझ लगती थी। बट शिवरामन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। और शिवरामन जो था उनके लिए एक अनुकूल
दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा था पैसे की कमी के कारण। ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, हालांकि उनका जो परिवार था उनको 2 वक्त की रोटी जुटाना भी, उसकी व्यवस्था करना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। शिवरामन मैनेजेस टू बाय मिल्क, फिर भी शिवरामन जो था वो दूध खरीद पाते थे या दूध की व्यवस्था कर लेते थे वंस इन अ वाइल, एक बार, जबकि बट ओनली फॉर हिज सन, और वो दूध जो है वो खरीदते थे जो वो केवल उनके बेटे के लिए होता था। तो इस तरह से ये भी पॉवर्टी की एक स्टोरी है जिससे पता चलता है कि जो गरीबी है उसमें कैसे संसाधनों की कमी में कमी के कारण व्यक्ति को जूझना पड़ता है। उसके बाद है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, यानी कि अंतर राज्यीय जो विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में हमारा टॉपिक है। तो पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। भारत में गरीबी की के जो तथ्य हैं वो अलग अलग बिंदुओं से दर्शाए जा सकते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, यानी भारत के प्रत्येक राज्य में गरीब लोगों का जो प्रपोर्शन है वो सेम नहीं है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s, यानी कि हम 70s के आसपास अगर देखें तो हमें देखने पर पता चलता है कि सेक्युलर डिक्लाइन आने लगा था। सेक्युलर डिक्लाइन का मतलब कि एक हम भारतीय समाज में रहने वाले हर ग्रुप जो था या हर कम्युनिटी जो था उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, गरीबी कम होती जा रही थी, ऐसा देखने को मिल रहा था। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी गरीबी का जो घटना था वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। रिसेंट एस्टिमेट शो वाइल ऑल इंडिया हैड काउंट रेशियो, यानी इस प्रकार से जो एस्टिमेट किया जा रहा था गरीबी की रेखा को, उसके लिए जो कैलकुलेशन किया गया उसे HCR कहा जाता है। HCR का मतलब हेड काउंट रेशियो वॉज 21.9% इन 2011 एंड 12, और ये जो डाटा है ये वर्ष 2011 और 12 का है जिसमें HCR वॉज 21.9%। लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, यानी इन सभी राज्यों को सम्मिलित करते हुए भारत में ये गरीबी का स्तर है। एज बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स, यानी भारत में सबसे गरीब 2 राज्य हैं बिहार एंड उड़ीसा, विद पॉवर्टी रेशियोज ऑफ, इनमें पॉवर्टी का जो रेशियो है वो है 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली, दोनों राज्यों में, अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी। अगर हम रूरल पॉवर्टी की बात करें तो अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो इन उड़ीसा हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि जो शहरी गरीबी है वो बहुत अधिक है कहाँ पर, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इन सभी राज्यों में गरीबी जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिख रही है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पारंपरिक रूप से पंजाब और हरियाणा कृषि में समृद्ध होने के कारण और औद्योगिक विकास होने के कारण गरीबी को कम करने में सफल हो पाए, विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा थी। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केरल स्टेट जो है उसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मोर फोकस किया। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पश्चिम बंगाल राज्य जो है वहाँ पर भूमि सुधार आंदोलनों के कारण या भूमि सुधार के कारण जो वहाँ पर एक आंदोलन का रूप लेते जा रहे थे, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में बिहार और पश्चिम बंगाल 2 राज्य थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा नील की खेती की गई, जिसके कारण की ज़मीनें जो थी वो ख़राब हो गई थी, काफ़ी स्कैटर्ड लैंड थी। तो देश आज़ाद होने के बाद जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, जो बिखरे हुए खेत थे उनको यानी लैंड जो साइज था उसको स्कैटर्ड को क्या किया गया कि उनको जोड़ा गया
और उसके बाद क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो उनको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण कि पश्चिम बंगाल को बहुत मदद मिली टू रिड्यूस पॉवर्टी। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सार्वजनिक भोजन वितरण प्रणाली के कारण इम्प्रूवमेंट्स दिखे और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में मदद की। So our next topic is causes of poverty. There were a number of causes for the widespread poverty in India. हमारे देश भारत में widespread poverty जो है देखने को मिलती है। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. यानी कि आर्थिक विकास की जो दर थी वो काफ़ी कम रही औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल का मतलब कि इंडिया जब ब्रिटिश पीरियड में था तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी। क्यों थी? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कुछ खास किया नहीं था, इस कारण से। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कोई बड़ा निर्णय लिया नहीं था जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई देता। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो औपनिवेशिक सरकारें थीं, जो सरकार थी उसकी नीतियों के कारण जो पारंपरिक उद्योग था, जो पारंपरिक शिल्प था वो रूइंड मीन्स पतन की ओर जाता हुआ दिखा, क्योंकि उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तथा जो उद्योग उस समय विकसित भी थे वे डिस्करेज्ड हुए यानी हतोत्साहित हुए, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे कि भारत में उगाया हुआ जो फाइन फाइबर कॉटन था उसको इंग्लैंड की मिलों में एज रॉ मटेरियल भेज दिया करते थे, जिस कारण से कि यहाँ इस उद्योग को भी डिस्करेज का सामना करना पड़ा। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s, यानी कि जब हम आगे का समय देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड, यानी बहुत ही जो आर्थिक दर थी, जो आर्थिक प्रगति की दर थी वो काफ़ी मंद होते हुए दिखी। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे देश में जो नौकरियों के अवसर थे वो काफ़ी कम हो गए। एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, जिसके कारण कि इनकम का जो रेट था वो भी काफ़ी लो हो गया। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और एक बड़ा कारण और भी था जो था हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तेजी से भारतीय जनसंख्या जो थी वो बढ़ना भी एक कारण रहा गरीबी का। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो, जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण जो पर कैपिटा इनकम था वो काफ़ी लो रहा। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, यानी जो औपनिवेशिक काल के समय में जो सरकार रही, यानी जो ब्रिटिश थे, वो कई फ्रंट्स पर फेल रहे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसको प्रमोट नहीं किया गया, दूसरे पॉपुलेशन कंट्रोल जो था उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद की जो सरकारें थी उन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर कंसीडर नहीं किया, फोकस करते हुए उन्हें कोई कोर जो पॉलिसी थी वो नहीं बनाई। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर क्या होता है कि 1960s के आसपास इरिगेशन जो मीन्स थे उनको बढ़ाया गया, यानी सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो हरित क्रांति थी वो आई। मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि खेती में काम बढ़ने लगा था, जिसके कारण कि बहुत सारी जॉब क्रिएट्स हुई और लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज़ को का लाभ भी उठाया। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड, लेकिन इसके जो प्रभाव थे वो काफ़ी सीमित रहे। टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इसी समय भारत में उद्योग जो थे वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दिए। डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, जिन्होंने कुछ नौकरियां
प्रदान की, बट दीज वर नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स, यानी सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, और बहुत सारे शिक्षित लोग जो थे शहरों में वे प्रॉपर जॉब्स नहीं ले पा रहे थे, उसमें असमर्थ रहे। मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा कि अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए छोटे मोटे कामों को करके ही सेटिस्फाई होना पड़ा विद रेगुलर स्मॉल इनकम। और इसके साथ क्या हुआ कि उनकी ये बहुत ही अनियमित और स्मॉल इनकम थी, बहुत कम इनकम इन सभी साधनों से उनको होती थी। दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, इस प्रकार की छोटी इनकम वाले लोग जो थे वो महंगे घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स, और उन्होंने स्लम्स मीन्स झुग्गी झोपड़ियों में रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि वो काफ़ी सस्ते थे। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, और ये बस्तियां शहरों के बाहरी क्षेत्रों में हुआ करती थी। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पर गरीबी एक बड़ी समस्या थी। लार्जली रूरल फेनामिना ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर, और इसी प्रकार से ये समस्या जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिली। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities। क्या हुआ कि हाई पॉवर्टी रेट के कारण एक और फीचर जो था वो दिखने लगा था, वो फीचर था ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, यानी हमारे समाज में अमीर और गरीब दो सेगमेंट्स हो गए थे, दो सेक्ट थे, यानी दो वर्ग थे। अमीर बहुत अधिक अमीर होते जा रहे थे और गरीब जो थे वो गरीब होते जा रहे थे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में